Okay, Pratik, good morning. Good morning, sir. So tell me, you are from military background. Yes, sir. So how was the experience of being born and brought up in a military family? So experience was really good. Experience is really good क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं सर, मैं बचपन से अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग एरियाज में रहा हूं, अलग अलग लोगों के बीच में रहा हूं, अलग अलग कम्युनिटीज को सीखने को मिला है हमें। तो वो मेरे हर स्टेट में अभी फ्रेंड्स हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस शायद बाकी बच्चों को नहीं मिलता और ये हमें मिलता है, और वो अच्छा है काफी, मतलब सीखने को मिलता है, हमें डाइवर्सिटी पता चलती है हमारी कंट्री की। Okay, so is it also a reason for picking social work or development sector as a career option? No, it was not my reason for pursuing my career in development sector, but uh, उस करियर में ये वाला पार्ट मुझे बहुत हेल्प करेगा इन फ्यूचर, आई एम श्योर। Okay. So where did you finish your education till? मतलब the highest education, where did you finish? सर, आई हैव completed my graduation from Sri Aurobindo College, University of Delhi in 2017. What were you doing after that? Later on, sir, I joined the event management company as a operations manager. I worked there for 3 years. My role was there ki preparing. My role was planning for every event or working on deadlines. इन सब पे सर मेरा काम होता था So what do you mainly. mean by working on deadlines? Working on deadlines means follow up the checklist. मतलब अगर मेन डे इवेंट है उस दिन सारी चेकलिस्ट पे फॉलो अप करना मेरा काम होता था कि प्लानिंग डेकोर पार्ट कंप्लीट है कि नहीं, फूडिंग पार्ट, एज आई एम वर्किंग इन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, तो फूडिंग का पार्ट कंप्लीट है कि नहीं, गेस्ट मैनेजमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं, दोज आर द डेडलाइंस। Okay, you are still working in that. यस, आई एम स्टिल वर्किंग देयर। So how did you manage to prepare for testnet and all the exams that you have appeared this year? सर, आई वाज ऑल मैं पहले भी प्रिपेयर कर रहा था सर इंडियन आर्मी के लिए, तो वहाँ से मेरी बेसिक मेरा क्लियर था। फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब वीडियोस देख के, एंड स्मर्ग एजुकेशन है सर दिल्ली में, वहाँ से मैंने गाइडेंस ली, देन मैंने टेस्ट नेट क्लियर किया सर अपना। So tell me how your work is going to help in CODP course. सर, मेरा वर्क एक्स एक मैनेजमेंट कंपनी में था, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में था, जो कि मुझे लगता है कि जो भी मैंने वहाँ से मैनेजमेंट स्किल सीखी है वो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम करती है एक कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बट वो कहीं ना कहीं But don't you think that the challenges that you faced there in the company and challenges that you will face here in the field will be very different? So how come those skills, those qualities, those management techniques that you are applying at your job is going to work for COTP, when a community organization and राइट development? सर, राइट सर, बट बेसिक थ्योरीज तो सर हमेशा ही सेम रहती है कि प्रॉब्लम्स को, What is basic theory? सर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उनको केटर करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को पूरा करने के लिए बेसिक क्या क्या मेरे स्टेप्स होने चाहिए, वो सारी चीजें हमेशा ही सेम रहते हैं, चाहे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, चाहे हम किसी कम्युनिटी को डेवलप करने का काम करें, ये सारी चीजें तो सेम ही रहती हैं सर हर जगह में, अकॉर्डिंग टू मी। Okay, so what financial benefits do you expect from this particular course or in your career? So, सर what is your financial aim? मतलब, Sir, finan- I don't have any financial aim, but I really want dignity or dignified life as of now, क्योंकि मुझे डिग्निफाइड लाइफ मतलब मुझे फाइनेंशियली इतना कुछ नहीं है, मेरा बस ये है कि मैं जो काम करूं वो लोगों तक पहुंचे, और उसके लिए मेरे को लोग जाने, मेरे को जाना जाए, और उससे एक चेन क्रिएट हो जाए कि मैंने जो काम किया उसको देखा देखी शायद 4 लोग और काम करें, उसको देखा देखी 8 लोग और काम करें। तो मेरा एक गोल, एंड गोल वही है सर। you are a fame hungry man. यस सर। So you could have got fame through other modes also.
Why this particular field where there will be a lot of effort, and you might not get that kind of fame which you are looking for? I understand, sir. I Why understand, don't you but start? Why don't you start a YouTube channel and start doing some mimicry or anything? सर यूट्यूब चैनल से सर मैं वर्चुअली लोगों तक पहुंच पाऊंगा, बट ऑन ग्राउंड मैं कभी काम नहीं कर पाऊंगा थ्रू माय यूट्यूब चैनल। बट माय अल्टीमेट गोल वाज स्टार्टिंग से ही ऑन ग्राउंड सर्विस करना टुवर्ड्स आवर स्टेट। इसीलिए सर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी। अनफॉर्चुनेटली वो मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से मेरा नहीं हो पाया। लेटर ऑन थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन करी, एंड देन आई फील स्टेबल। देन अब मैं सोच रहा हूँ कि परसू करूँ अपना मास्टर्स कोर्स इन सोशल वर्क, क्योंकि मेरा एम स्टार्टिंग से वही था, सर्व स्टेट को सर्व करना एक। Okay. So can you differentiate uh, between the two type of marginal community, one which lives in urban area and one which lives in rural area? राइट सर। सर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, पहले हमें समझना होगा कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी क्या होती है। सर मार्जिनलाइज कम्युनिटी वो होती है जो जो एक मार्जिन पे रहती है, कि आज वो ठीक है, कल कोई कैलेमिटी या कुछ ऐसा डिजास्टर या कुछ भी फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल या सोशल ऐसा कुछ हो जाए तो वो उससे भी नीचे चले जाएंगे। वो होती है हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रूरल मार्जिनलाइज कम्युनिटी की बात करूं, तो अगर मैं अर्बन की बात करूं, अर्बन में सर कम्युनिटीज अलग अलग सेट, मतलब इकोनॉमिक के बेसिस पे सेट होती है, कास्ट के बेसिस पे इकोनॉमिक कम्युनिटी सेट होती है। बट इन रूरल वो हमारे वर्क प्रेफरेंस, काम के हिसाब से सेट होती है कि हम क्या काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अर्बन है, ठीक है, अर्बन सोसाइटी है, अर्बन सोसाइटी में अगर कोई कोई आदमी अगर ज्यादा पैसे कमाता है, उनकी कम्युनिटी अलग है सर, मतलब। और जो कम पैसे कमाता है उनकी उनकी सोसाइटी अलग है, ये भी एक कम्युनिटी है हमारी सर। जिन और रूरल बैकग्राउंड में भी अलग कम्युनिटीज हैं, जैसे जो मैन होल साफ करते हैं, जो रैक पिकर्स हैं, ये भी एक कम्युनिटी है उनके बीच में। दीज आर द, मतलब डिफरेंशिएट, हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। So tell me, what problem a social worker or you as a practitioner will face while trying to organize those community, let's say for urban area. राइट सर। अर्बन एरिया में सर ऐसा होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से नहीं बताते, मतलब फॉर उनके फेम। जैसे मेरे को अगर प्रॉब्लम आ रही है कास्ट के बेसिस पे, या मैं जो काम करता हूँ इस बेसिस पे मेरे, मतलब हमारी पूरे लोगों को डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मैं अपने इज्जत के लिए या ऐसा कुछ लिए उस बात को बाहर निकलने नहीं देता। मतलब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होना अर्बन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक अर्बन सोसाइटी में कम्युनिटी डेवलप करने के लिए। And does religion also play in making some part of the society marginalized? यस इट डज सर, समटाइम्स इट डज, क्योंकि कहीं आजकल हमने देखा होगा कि अगर मैं अगर कोरोना की बात करूं सर, कोरोना में भी स्टेजेस में कोरोना फैला था। फर्स्ट स्टेज में जब हुआ था, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को चाइनीज की तरह ट्रीट किया गया था और उनके साथ रेसिज्म हुआ था। सेकेंड स्टेज में हमारे मुस्लिम्स के साथ ये बात ये इस तरीके से हुआ था कि जमातियों ने कोरोना फैला दिया, और इस तरीके से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो मुझे लगता है कि अर्बन सोसाइटीज में भी, मतलब मुस्लिम, मतलब कम्युनिटी के हिसाब से भी वो होता है, कास्ट के, रिलीजन के हिसाब से भी होता है। Okay, still okay. Well, I was asking for a different question. I was asking a different question, but it's still okay. So tell me, how much people are there in India who are marginalized in terms of population, around almost approximately? So I don't have perfect data, but I can tell you the current scenario of informal workers. I know the data. There is around 10.5 crore informal workers जो अभी marginalized हैं, और
बिलो द मार्जिन भी चले गए हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक। Okay, ये can नीति you आयोग। differentiate marginalized and vulnerable, or these both are same? नो, वल्नरेबल ऐसा होता है कि वो किसी ना किसी चीज से अफेक्टेड रहते हैं और वो बिलो द मार्जिन जा सकते हैं। और मार्जिनलाइज ऐसे होते हैं कि उनका डेली डेली लाइफ ही वैसे चलती है। अगर मैंने 2 दिन काम किया तो मैं तीसरे दिन खाना खा पाऊंगा, अगर मैं तीसरे दिन काम नहीं किया तो मैं तीसरे दिन नहीं खा पाऊंगा। वो मार्जिनलाइज लोग होते हैं। और वर्नरेबल होते हैं जो किसी किसी रीजन की वजह से उनके साथ कुछ हो गया, इसीलिए वो वहां पे हैं। So what is there any government policy which deals with people who are living on margins or they are not in ministry? यस सर, यस सर, देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसीज, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान किसान आय किसान समृद्धि योजना। एंड इफ आई टॉक अबाउट यूपी गवर्नमेंट ने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, जो भी हमारे माइग्रेंट वर्कर्स है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के, मार्जिनलाइज कम्युनिटी, उनके लिए भी एक पॉलिसी लेके आई है। लेबर लॉज में चेंजेस करा है कि उनको हम स्किलफुल बनाएंगे तो वो और पुश करेंगे एमएसएमईज की तरफ। तो काफी सारे प्लान्स पॉलिसीज हैं सर हमारे। So any of these plans working for awareness or education of these people, at least they should get minimum education for understanding all those policies which you are talking about. So is there any policy to deal with that gap also? सर यस, यहाँ पे पॉलिसीज हैं, क्योंकि अगर मैं 2012 की बात करूं, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उस टाइम एक पॉलिसी आई थी लाडली योजना, जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जो कि कम्युनिटी ऐसे वल्नरेबल कम्युनिटीज के गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत जरूरी थी, उनके एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी थी। ये योजना आई थी जिसमें एक फेलोशिप प्रोग्राम था। ये इस फेलोशिप प्रोग्राम में उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी No, फेलोशिप I'm लेने के not बाद। talking about child's education. I'm talking about entire community education and awareness program. Because you told me that there are policies which are there to help these people in being secure, like Jan Dhan Yojana and Ayushman Bharat Yojana, or a number of different policies which you talked about. But my point is those people who are living at margin, they are not fully aware of these policies, neither they can understand these policies because there are a number of technical terms which are involved there. So there should be also a policy which can make them aware or which can teach them to how to read these policies and how to get advantages of those policies, how to avail those facilities that government is being provided. So there is a gap which is there, that there are policies to improve their life and livelihood, and there are people who are living under the base of the society which is not in mainstream. So there must be a gap, but there must be a bridge of awareness. So is there any policy which specifically deals with awareness of people? आई डोंट थिंक सो सर, अवेयरनेस के लिए सर कोई पॉलिसी है। आई हैव नॉट रेड एनी ऑफ पॉलिसीज, बट मुझे सर किसान एग्रीकल्चर पार्ट का थोड़ा सा पता है कि अगर आपको एग्रीकल्चरल पार्ट में अगर अपने फील्ड्स को अच्छा करना है तो देयर इज अ टोल फ्री नंबर जिससे But अवेयरनेस but मिलती है। agricultural, मतलब whosoever is a farmer, and whosoever is doing a job as a farmer is not that marginalized which we are talking about. So basically the our course is dealing with the people who are basically doesn't have anything rather than living on the waste of the mainstream society. राइट, राइट, राइट So सर। so 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 the semi-skilled worker or the farmers, they still have some kind of awareness and they still have some kind of education, so that they can reach to the government or they can use the helpline. But what about those people who still doesn't have any awareness or any job or any skills or any kind of literacy? So what do you think? Should we plan for making them capable enough to understand, or all those policies that you are talking about is sufficient for developing those people? नो सर, अकॉर्डिंग टू मी ये वाली चीज भी स्टेजेस में होनी चाहिए, बट उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पार्ट, अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है तो अलग अलग मतलब
पंचायती लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे छोटी छोटी एजेंसीज, छोटे छोटे ग्रुप्स ऐसे होने चाहिए जो इनको पॉलिसीज के बारे में अवेयर करे। एंड लेटर ऑन जब एक फ्लो बन जाता है तो लोगों को अपने आप पता चलने लग जाता है, बट वो फ्लो बनाना जरूरी है। और आई डोंट थिंक सो, आई डोंट हैव रेड एनी ऑफ पॉलिसीज जो अभी गवर्नमेंट के लिए अवेयरनेस का काम कर रही है सर। So, have you heard about uh, the movement that people are saying that they boycott China's product? So what do you think about this movement? Is it a good step to take revenge or whatever you can say, so to minimize the dominance of China, or it will impact the Indian economy in adverse way? सर अकॉर्डिंग टू मी इट विल इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी बहुत बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि अगर इसके सर अलग अलग दोनों कंट्रीज को बहुत नुकसान है। फर्स्टली मैं अलग अलग स्टेजेस में बात करूंगा। चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड अलग अलग इन्वेंट्रीज के द्वारा। एंड इंडिया भी बहुत कम एक्सपोर्ट करती है चाइना में, लाइक स्टील, पोटाश और ये सारी चीजें। बट थिंग इज दोनों अभी अच्छे टर्म्स पे नहीं है। अब सर प्रैक्टिकली हम यही, अकॉर्डिंग टू मी यही सोचते हैं कि दो दुश्मनों को अगर एक दूसरे से कोई फायदा नहीं होगा तो अटैक आराम से कर देंगे वो। आज चाइना को इंडिया से बहुत बिलियन डॉलर्स का फायदा है, तो इसीलिए चाइना रुका हुआ है हमारे डोकलाम में और पैंगोंग लेक की तरफ। कल को अगर हम सारा बॉयकॉट कर देंगे और चाइना को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा इंडिया से, तो शायद चाइना सेकंड थॉट दे भी ना कि मैं अगर पैंगोंग लेक की तरफ 7 सेक्टर्स को ले लेगा और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री पावर 1/3 है चाइना की मिलिट्री पावर की। तो आई डोंट थिंक सो कि फॉर सेफर मतलब कंट्री के अच्छे उसके लिए हम नहीं कर सकते इसको बॉयकॉट। So is it not very good to be Atmanirbhar? सर आत्मनिर्भर होना एक अलग चीज है, बट मतलब मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट भी अभी यही चाहती है कि वो अपने टर्म्स पे कभी ये ना बोले कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करे। गवर्नमेंट भी अपने सॉफ्ट वॉइसेस के थ्रू बुलवा रही है, जैसे सोनम वांगचुक है। ये सब गवर्नमेंट के सॉफ्ट वॉइसेस के थ्रू गवर्नमेंट भी ये बुला रही है कि बोल रही है कि आत्मनिर्भर बनिए और ये सब बॉयकॉट कीजिए चाइनीज प्रोडक्ट को, क्योंकि इसके रेपरकशन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। So, do you think that there is a planned voice of Sonam Waichil? I think so. I think so, sir. The government of India has planned. I think so. According to me. Why do you think so? क्योंकि सर अगर इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली अगर अपने कंट्रीमेंस को बोलेंगे कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करो या बॉयकॉट करो, कल अगर ऐसा कुछ कर सारे इंडियन पीपल कर दिया सबने, तो उनके लिए डिप्लोमेटिक तरीके से चाइना से बात करने के लिए कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा, नेगोशिएट करने का कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा। फिर चाइना अगर इन्फिल्ट्रेशन होगा चाइना की तरफ से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, रादर देन हेल्प मांगने से रूस से, यूएस से। और मतलब एक स्कोप छोड़ रही है इंडियन गवर्नमेंट उनसे डिप्लोमेटिक तरीके से बात करने का, अकॉर्डिंग टू मी। Can you tell me the GDP of India and China? सर इंडिया की जीडीपी है $10 बिलियन और 10 बिलियन डॉलर, और चाइना की है 23, 1/3 है सर, उसमें भी 1/3 और 1/4 है सर। आई डोंट रिमेम्बर द एक्यूरेट नंबर। So what about the claims that we have reached 1 trillion economy? Sorry sir? So what about the promises that everyone is saying that we have reached 1 trillion economy, $1 trillion? Sir, What is tell me one thing, what is the GDP on PPP, purchasing power parity? Sir, I don't know about this. Okay, what was your subject in graduation? Sir, I have studied commerce. I have many subjects, but I'm majorly inclined towards business studies or business law. So you didn't study economics that well? No, sir. Okay, so don't you think that not knowing economics is going to hamper your future dreams, whatever you're looking for with CODP course? So I will learn this. I will learn all of the topics which are necessary for it.
but I think community organization is more important than economic part. Economy वाला part बहुत बाद में आएगा, जब community organize हो जाएगी, earn करना start करेगी, तब economy वाला part आएगा सर. But you have also applied for LSE and rural development. Yes sir. Your application says that, but in Yes those sir. programs, it is important to know about economic. So I know basic part of our economy, but But you don't know about the GDP. I don't know about the GDP's accurate number, sir. Current GDP is So accurate. what is GDP? Sir, GDP is our gross domestic product that is measured on every personal's individual, or how much he is tax paying, how much he is earning. In सब के basis पे GDP निकाला जाता है sir. So how tax is being added to the GDP? How tax is added to the GDP? How is there a calculation which has tax amount that should also be added to the GDP? So there is a formula. I don't remember this. So tell me about this COVID situation. Now after COVID, there would be a change in normalcy everywhere. Right. So what threat do you see to the vulnerable section or the marginal section of the society due to this COVID-19 situation? सर मुझे ऐसा लगता है कि vulnerable societies में Let's talk about marginal society which are already on the margin. Already on the margin, right sir. जो भी वो लोग काम करते थे, अब वो बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हो गया. अगर हम मैप में देखेंगे ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, उनको बैक ऑन द ट्रैक आने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और उनकी लाइवलीहुड उनको अर्न करने में उसी टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी. तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है उनके लिए, चाहे कितने ही मार्केट्स खुल जाए. बट फॉर एग्जांपल मेरे घर में अगर एक टैप खराब होता है, मैं प्लम्बर बुलाने के बजाय मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ खुद ही ठीक करने की. तो इसी पैंडेमिक, इस कोरोना के डर से, कोविड के डर से लोग मतलब अप्रोचेबल नहीं हो पा रहे हैं सारे लोगों के. So plumbers would be considered as vulnerable or marginalized? Vulnerable sir. So I talked about marginalized when I asked about marginalized. सर अब इस सिचुएशन के बाद तो मेजर पार्ट हमारा मार्जिनलाइज की तरफ ही शिफ्ट हो गया ना. Okay, चलो, thank you very much. You're welcome sir. तो for the feedback, तुम्हारा सब ठीक है, अच्छा इंटरव्यू, मतलब क्वेश्चन आंसर भी तुम्हारा ठीक था, बातचीत भी तुम्हारी, मतलब इंटरव्यू वाज शिफ्टेड टू टॉक, ये भी अच्छी बात थी. बट इकोनॉमिक्स तो थोड़ा बहुत पढ़ लो, है ना. इतनी क्लासेस भी कराई गई तुम लोगों को जीडीपी पे, जीएनपी पे, है ना. तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो तो हो ही जाना चाहिए. और टैक्स का जीडीपी से क्या लेना देना. जीडीपी इज मोर अबाउट हाउ मच प्रोडक्शन वी आर डूइंग, है ना. टॉप लाइन का मतलब ऐसा नहीं होता कि वो स्टेज वाइज सारे वैल्यू एडिशन को हम ऐड करते हैं, वो फाइनल वैल्यू एडिशन ऐड करते हैं. तो मतलब उसको जीडीपी है या जीएनपी है, ऑल द मेजर्स ऑफ इकोनॉमी, ये तुम्हें समझ लेना चाहिए. एंड जीडीपी बेस्ड ऑन पीपीपी, ये सब क्या है, क्योंकि ये क्लासेस होती हैं, तुम्हें कई बार कराया गया है, तो एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना. सोशल सेक्टर में तुम मूव कर रहे हो, तो विदाउट नोइंग द कंट्रीज करंट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन आप कैसे बहुत ज़्यादा बात कर पाओगे. एंड ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीडीपी और इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव शुड बी देयर विद ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू वर्क फॉर सोशल सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर और मैनेजमेंट सेक्टर आउटसे. ठीक है. एनीवे, अदरवाइज इट वाज ओके. चलो, डन. इट वाज ओके और गुड. मतलब इट वाज गुड. और सर आप वो भी मुझे समझा दीजिए, वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज के बीच का डिफरेंस. हाँ, देखो, मतलब vulnerable sections of societies are those societies which have livelihood and stability right now, but it can be snatched from them due to any particular circumstance. In मतलब there is no क्या बोलते हैं उसको, स्टेबिलिटी का वो नहीं है, मतलब ड्यूरेबिलिटी या
सस्टेनेबल स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे कई सारे जो लेबरर्स थे, जो अभी जैसे मार्जिनल जो लेबरर्स माइग्रेट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, तो दे वेर ऑन द वल्नरेबल साइड। एक कोरोना आया एंड दे ऑल लूज देयर लाइफ, मतलब लाइवलीहुड्स एंड द प्लेसेस वेयर दे वर लिविंग एंड द फूड, एवरीथिंग दे हैव लॉस्ट। तो वल्नरेबल वो सेक्शन है जो अभी तो नहीं दिखता है हमें कि दे आर मार्जिनलाइज्ड और दे आर नॉट वेरी गुड इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल और बिलो पॉवर्टी लाइन पे नहीं है, बट दे कैन बी ऑन दोज साइड एनी टाइम, है ना। कुछ भी अगर बुरा होता है, साइक्लोन आता है या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है या कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आ जाता है, तो दे कैन गो मार्जिनलाइज, है ना। मार्जिनलाइज मतलब कि दे आर मार्जिनलाइज एक्चुअली, they are not living on the main page of the society, they are not having mainstream activities, they are not involved in mainstream activities anymore. So what they are doing, they are जो कूड़ा बिनने वाले होते हैं, जिनकी जो टोटल इनकम या फिर डेली नीड्स जो है is not something they can plan for, you know, whatever happens they are okay with that, so वो marginalized हो गया। तो vulnerable is not marginalized, but they can be marginalized if some situations come to their life, ठीक है। राइट सर। और सर किसी भी पॉइंट में, जैसे मैंने कोई भी पॉइंट जिसमें इतना एडमेंट होना ठीक है, जो भी चाइना वाले बात पे बोली या सोनम वांगचुक वाले बात पे बोली कि हाँ मेरे को ये लगता ही है सर, नहीं ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू हैव सम रीजनिंग बिहाइंड इट, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सही गलत को कोई जानता नहीं है, तुमने ऐसा ही तो बोला ना कि ऐसा मैं सोचता हूँ, हाँ। तो सोचने के पीछे रीजन है, सोचना एडमेंट हो सकता है, because nobody knows the truth. If somebody gives you ये proof कि भाई ऐसा है, तुम गलत बोल रहे हो, तो तुम उसके बाद बोल सकते हो हाँ भाई जब आप प्रूफ ला रहे हो तो I will think again, I will research again, ठीक है। राइट। नेक्स्ट बताओ सर, एक बार आप बता दो पीपीपी क्या होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, जैसे हमारे यहाँ का जो वो है ना जीडीपी, जो भी अमाउंट हम बोलते हैं डॉलर में, इंडिया में उससे हम ज्यादा कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया विंडो का पर्दा लगा दे, इवेंट एक मिनट रुक जाओ, जितना जीडीपी हमारा नॉर्मल दिखता है ना, उससे ज्यादा हमारा पीपीपी पे होगा। जैसे ये वही वाली बात हो गई कि जैसे मैंने बोला कि मैंने 10,000 रुपए 10,000 रुपए नहीं, उसको डॉलर में काउंट करते हैं ना, चलो डॉलर में होते हैं, कि $1,000 अगर तुम इंडिया में कमाते हो, ठीक है, और $1,000 तुम यूएसए में कमाते हो, तो अमाउंट ऑफ थिंग दैट यू कैन बाई विथ दैट $1,000 इज फार ग्रेटर देन यूएस इन इंडिया। इंडिया में आप ज्यादा खरीद सकते हो। तो $1,000 टाइप के पैसा कमाने वाला आदमी इंडिया में इज रिचर देन $1,000 कमाने वाला आदमी इन यूएस, समझ रहे हो ना, क्योंकि ही कैन बाई मोर एंड मोर थिंग्स हियर। तो इसलिए तभी यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी और पीपीपी सेम आ रहा है। हाँ, तो यूनाइटेड स्टेट का जीडीपी नॉर्मल और पीपीपी सेम आएगा, क्योंकि जनरली हम उसी से मेजर करते हैं। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री होंगे ना, जहाँ पे डॉलर की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है और प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है, वैसी जगह पे तुम देखोगे बहुत छोटा डिफरेंस होगा जीडीपी और पीपीपी में। और जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होंगी जहाँ पे सर्विसेज इज स्टिल इजी, जैसे इंडिया में प्लम्बिंग का काम बहुत आसानी से हो जाता है, इंडिया में सब्जियां सस्ती मिलती हैं, इंडिया में फूड आइटम सस्ते मिलते हैं, और तो बेसिक नेसेसिटी की चीज इंडिया में सस्ती मिलती है। सेम स्टैंड्स फॉर चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, हर जगह, श्रीलंका, हर जगह। तो ऐसे जगहों पे जो नॉर्मल जीडीपी है उससे ज्यादा तुम्हारा पीपीपी पे जीडीपी होगा, ठीक है।